रहे थे। मुद्दे पर बात करेंगे, जो आपका बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर आपको जो मकसदें हैं उससे हट करके के जो काम किए तो उससे संबंधित कई चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करते हैं तो फोर्थ टाइम जो आपको 2029 की बात आएगी तो बिहार और पूरे इंडिया की जनता उसको नकारेगी। चलिए एनी हाउ अपने मुद्दे पर चलते हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। 112 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप इस सारे वीडियोज़ को देखिए। हालांकि थंबनेल मैंने बनाया नहीं अच्छे से, बस मेरा मेन मोटिव होता है कंटेंट, ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना। इसी मकसद से मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर करवाया है। टाइम टू टाइम आप उसको जाकर के देखिए। और टेलीग्राम चैनल में इस लिंक को भेज देता हूँ। जितने भी लोग अभी कनेक्टेड होंगे 500+ लोग, वो भी यहाँ पर से जुड़ जाएंगे। और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं सीधे टाइम वेस्ट करते हुए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रही होगी। यस नो में भी बता दीजिएगा। एक चीज़ बताना चाहूँगा, भारतीय राष्ट्रीय, अगर आप कई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 70th BPSC का, उन सभी को बताना चाहूँगा जो 70th BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब्जेक्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा। एक आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उस थर्ड हो गया बिहार आपका जीके, बिहार जीके के लिए होगा। इन 3 से ही आपका बेला पार हो जाएगा यार। एक करंट अफेयर्स, ये 4 अगर आप कर लेते हैं तो 120 नंबर से ज़्यादा आपका बन जाएगा। लगभग 30 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 16 से 18 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आएगी, जो अभी मैं करवा रहा हूँ आप लोग को। आपका NCERT भी कवर करवा दिया गया, उसको भी जाकर के आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साइंस एंड टेक्स में जिसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में चेंजेज होते रहता है, कभी इससे ज़्यादा कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा। उसके बाद आपका आता है बिहार स्पेशल से, बिहार जीके, बिहार आपका ज्योग्राफी हो गया आपका। इससे संबंधित SCERT बुक से ही आप कवर कर सकते हैं। इन सभी को इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे तो उन सभी को कोई दिक्कतें ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स लगभग 12, आप मान के चलिए कम से कम 12 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइए, कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। आज 112 क्वेश्चन करवा दिया था, 113 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम। फराजी आंदोलन के विद्रोह में जितने भी लोग अभी कनेक्टेड होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसका लाभ उठाइए, और साथ में उन सभी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, फराजी आंदोलन के विरोध में 1813 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? आपके ऑप्शन हैं ये देख सकते हैं। CDPO और प्री में आपका 2018 में पूछा गया था। कोलकाता के सैयद अमीर थे, अलीगढ़ के सैयद अहमद थे, पटना के हसन अलामा थे, या जौनपुर के करामत अली थे। इसका सही जवाब होगा आपका जौनपुर के करामत अली थे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। फराजी आंदोलन के विद्रोह जो हुआ था आपका 1838 से लेकर के, इससे पहले जितने भी जनजातीय आंदोलन हुआ है, या फिर आपका 1857 से पहले क्रांति कई, जैसे संताल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, नील विद्रोह हो गया, इस सारे उसका धर्म से कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर लागू करने की कोशिश करते थे, या तो धार्मिक रूप से आहत करने की कोशिश करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश करते थे, फूट डालो राजनीति करने की इच्छा से वो अपना करने की कोशिश करते थे, या फिर कई ऐसे कारण थे उसको कर ज़्यादा प्रॉफिट उठाने के रीजन से करने की कोशिश करते थे। ये सारे रीजनों के कारण ही छोटे छोटे जन आंदोलन हुए, छोटे छोटे धार्मिक आंदोलन हुए, जिसे संथाल विद्रोह हुआ आपका भागलपुर से लेकर के रांची तक, ये सारी चीज़ें थी। ये सारे रीजन्स के कारण लगातार ये फैलती गई, और ये विश्वव्यापक यानी कि फिर एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति देखने को मिला, और ये सभी लोग को जग जाहिर है क्या इसका परिणाम हुआ और उससे संबंधित क्या चेंजेज हुआ। उसके 90 साल के बाद ही ठीक आपका भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी को प्राप्त हुआ। चलिए इसके व्याख्या में थोड़ा बेहद दे देता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। घटना चक्र का ये बुक करवा रहे हैं। फराजी आंदोलन के विरोध में 1838 से लेकर के 39 में ढाका में तलाइनूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का प्रमुख जो क्षेत्र था पूर्वी बंगाल था।
इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। नोट कीजिएगा ये सारी चीज़ों को। तराइनी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1839 में, हुआ था ना कि 1893 में, यहाँ पर जो मेंशन किया गया 1893 में नहीं हुआ था, जो क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। कब हुआ था? 1839 में हुआ था। ठीक, 9 को उल्टा कर दिया था, 3 और 9 को उल्टा कर दिया गया था। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया था। हालांकि इसका आंसर होगा जौनपुर के करामत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर सैयद और आयोग को क्लियर दिख रहा होगा। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी थे। ठीक है, जो अफगानी। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था और इसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा किसने स्टार्ट किया था? दरअसल सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, अभी मैं कंप्लीट कर रहा था आपका। एक सेकेंड, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। एक मिनट यहाँ पर से क्लियर कर देते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा। बाकी के पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उससे आपका 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, या ज्योग्राफी से लगभग आपका 16 क्वेश्चन आता है। तो उन सारे सब्जेक्ट को भी आप देखते चलेंगे। ये सारे मैंने कंप्लीट करवा दिया है और बिहार जीके सारा कंप्लीट कराया है। दोबारा ये रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके सारे प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कम समय में, विद व्याख्या के साथ, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपका है क्वेश्चन 115 नंबर। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? किसको बुलाया गया था, किसकी समस्या के कारण? तो आपको ये यहाँ होगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला को समस्या के कारण 1893 में लगभग 21 साल तक वहाँ पर रहे थे। और उसके बाद 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत लौट करके आए थे। 1914 में वहाँ से चले थे दिसंबर में, तो उनको लगभग कुछ समय टाइम लग गया था। और 9 जनवरी 1915 को भारत पहुँचने के बाद उन्हें से आपको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी स्वीकार किया और 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ पर कई काम किए इन्होंने। उसका रंगभेदी विद्रोह किया और अहिंसा का प्रथम प्रयोग यहीं पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? ये आपका किया गया था। आपको लॉर्ड कर्जन का काल याद रखिएगा, तो इससे संबंधित आपको पता चल जाएगा। 1899 से लेकर के 1905 तक रहता है, तो इसी के बीच में रहेगा। हालांकि ये ऑप्शंस बाहर है, ये आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 1940 का सही जवाब है। लॉर्ड कर्जन जो द्वारा 1902 में सर थॉमस रेले, जो है रेले इंग्लिश अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग को गठित किया गया था। वर्ष 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक भारत का वायसराय था और ये भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था। क्यों लोकप्रिय था? क्योंकि बंगाल का विभाजन इसी समय में हुआ था, कई कांड हुआ था, इसके कारण लोकप्रिय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। बंगाल नाटक दिन नील दर्पण, ये मैंने कल भी आपको बताया था। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद, नील दर्पण का पहले दीनबंधु ने किया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी अनुवाद कोई अंग्रेजी करेगा, दीनबंधु ने इसका संपादन किया था नील दर्पण का। जेम्स लॉन्ग या अटॉर्नी ग्रास्की, माइकल मधुसूदन दत्त। तो आपका इसका सही माइकल, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाला है, यानी कि नाम भी इससे लग रहा है माइकल मधुसूदन दत्त। इसका डी ऑप्शन सही है। दीनबंधु के बंगाल नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन जो है 1859 से 60 का उल्लेख किया गया है और किसानों के शोषण की बारीकी से उभारा गया था। इसमें नील दर्पण जो एक कहानी थी, किसानों के शोषण और कर के संबंधित जितनी भी चीज़ें, इसको यहाँ पर रेखांकित यानी कि इसको वर्णित किया गया था। इस बंगला जो नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है, सारे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा
अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी, मतलब समझ सकते हैं ये हमारे ग्रंथों से ज़्यादा भारत के अरब ग्रंथों के ज़्यादा मूल्यवान बनाते हैं। कौन है? तो टीवी मैकाले है, डॉक्टर विलियम भेरी है। सी ऑप्शन देख सकते हैं, लॉर्ड मियो है या फिर चार्ल्स आपका ग्रांट है। इसका सही जवाब है आपका मैकाले को मानते हैं। मैकाले इंग्लिश का जनक इसी को कहते हैं। का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। सोचिए, मैकाले ने भारतीय संस्कृति की अपेक्षा की थी, यानी उसकी अवहेलना किया था, उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो पर विचार, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। यह ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहता था, ये लोग जितने भी भारतीय हैं, भले वो काला हो या फिर कोई भी रंग का हो, लेकिन बुद्धि से उसका होना चाहिए कि अंग्रेजी यानी पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर का वो जानकारी रखे ताकि वो मेरा काम कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा के आपका बताइएगा, ऑप्शंस आपके समकक्ष ही है, ये सारे दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा 1909 में हुआ था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना जो हुई थी, पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। ये सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल और संयुक्त प्रांत जो कि यूपी का प्रांत माना जाता है में हिंदू सभा की स्थापना हुई। संयुक्त स्तर पर आपका राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में एक कुंभ मेले के दौरान की गई थी। ठीक है, कुंभ मेले के दौरान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सही सुमेलित करना है। बंगाल का विभाजन कांग्रेस में फूट 1907 में हुआ था आपका सूरत में, और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आपका आया था। तो इसका सही कौन है? बंगाल का विभाजन इसमें हुआ था कर्जन के समय में, अभी मैंने बताया, और रॉलेट एक्ट भी जो आया था सत्याग्रह, ये आपका 1919 में, ये दोनों सही है। तो ये 1 और 3 इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका कांग्रेस का जो फूट पड़ा था 1907 में पड़ा था, कहाँ पर? तो सूरत में। और जब मिलन कब हुआ था? इसके ठीक 9 साल बाद, यानी कि 1916 में मिलन हुआ था। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। कांग्रेस में फूट और कांग्रेस विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुई थी। केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ये भी सुनिश्चित करना है, ये व्यक्ति और विशेष से संबंधित है। मैकडोनाल्ड आपका इस तरह से लेते को, तो सीधे आंसर पर चलते हैं। समीना सॉरी, चलिए देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ विषय आपका व्यक्ति और विषय। मैकडोनाल्ड कैमनल अवार्ड इसको मिला है। लिथिगो आपका विषय है, अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति जिसको कहते हैं, 1853 से लेकर के समथिंग 56 तक रहता है। इसके बाद ही ये इसी का कारण है 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति। चेम्सफोर्ड द्वैत शासन, चेम्सफोर्ड का ये विषय संबंधित है। फिर से बताते थे, मैकडोनाल्ड है कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। और डलहौजी आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति जिसको कहते हैं। चेम्सफोर्ड द्वैत शासन से संबंधित है। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था? किस प्रदेश में चलाया गया था? अवध में एक्का आंदोलन। ऐसी गलती के कारण इसको नुकसान हुआ था अंग्रेजों को। 1921 से 22 में अवध के किसानों के एक आंदोलन ने आंदोलन चलाया। ये आंदोलन हरदोई, बहचाड़ी, सुल्तानपुर, बड़ाम्बक्की एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एक आंदोलन के प्रमुख नेता जो था मदारी पासी थे। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खां अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जानते थे? इसको रेड शटर्स के नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक जिसको कहते हैं कि स्वयं सेवक लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स के नाम से जानते हैं। रेड शर्ट्स आपका लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण से खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती टल्स ने गफ्फार खान को फरफ ए अफगान की उपाधि दी थी। इन्होंने
पख्तून नामक एक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली थी, जो बाद में दश्य रोजा के नाम से प्रकाशित हुई। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 124 नंबर है। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? इसको बेथी कहते हैं, मेथी कहते हैं, या फिर आपका साथी कहते हैं, बीती कहते हैं। इसको कहते हैं आपका बेथी के नाम से जानते हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को, यानी एक्स्ट्रा कर या अवैध उपकर जो मांगे जाते थे उसको बेथी कहते थे। ठीक है, उसको बेथी के नाम से जानते हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को बेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी, यानी बेगाड़ी में जो भी काम करते, जैसे आप वही लोग बेरोजगार लोग क्या होता है इससे संबंधित है। बेगाड़ी में वो कुछ भी करे, ताश खेले या किसी का काम कर दे, कुछ भी उसमें उसको मूल्य नहीं मिलता हो, अर्थात ये एक प्रकार का अवैधानिक जबरन श्रम था। चलिए नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन है आपके समकक्ष। पुनः याद रखें अब यह झंडा लहराएगा, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था? बहुत बड़ी बात है। ये किसने कहा था? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1929 में। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पुनः याद रखें अब यह झंडा लहराया गया है, यह कभी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1929 में लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि आपका पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। इसीलिए आपका जो संविधान जो बन के हुआ था 26 नवंबर 1947 को, लेकिन बनाया गया था 1949 को, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चलिए, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? जगदीशपुर से संबंधित आप समझ ही रहे हैं, तो कौन होंगे? तो आपका वीर कुंवर सिंह रहेंगे। ठीक है, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। मैं मतलब जहाँ शुरू होंगे, अमिताभ बच्चन का डायलॉग आपने कहा सुना होगा आपने कि जहाँ से मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो ये डायलॉग पहले से परिचित है, वीर कुंवर सिंह ने कह दिया है, मैं जहाँ भी वहीं से जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई जो है अमर सिंह ने और उनके भतीजे ने भी साथ दिया था। विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था, खत्म कर दिया था। ये याद रखिएगा किसने दमन किया था, तो इसका भी क्वेश्चन आता है। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इसको खत्म किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर संबंधित चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, बिरसा मुंडा, मैंने आपको बताया जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? वो आपको मानते थे धरती अब्बा का मानते थे। ठीक है, धरती अब्बा। बिरसा मुंडा विद्रोह का उलगुलान के नाम से जानते हैं, या उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से प्रारंभ होकर, परंतु 1895 के बाद इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यह 1900 तक चलता रहा। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा यानी धरती आवा का अवतार मानते थे। बिरसा ने अपने समर्थकों को सिंह बोंगा का पूजा करने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि जितने भी देवी देवता हैं सबको एकत्रित करके, केंद्रित करके एक देवता को मानो और मैं उसका मैसेंजर हूँ, मैं उसका दूत हूँ और इसका मान करके, क्योंकि ये धर्म पर संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे कि मेरा संरक्षण हो और जो बिरसा मुंडा भागलपुर से लेकर के राज्य तक का वहाँ पर भी आधिपत्य हो, जितने भी जनजातीय लोग हैं उनका शोषण किया जाए, सारी चीज़ें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इससे संबंधित उन्होंने एक धर्म से संबंधित जोड़ करके बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए, इसका लगभग 5 साल के बाद इसको फरवरी में 1900 के आसपास में उनको अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में ही इनको मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण।
नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? ये देवघर में हुई थी, रांची में पड़ता है अभी, सॉरी ये झारखंड में पड़ता है। तो उस समय आपका उस समय वो बिहार का ही पार्ट था। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देवघर में। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आपका 7 अगस्त को यह स्टार्ट हुआ था। ये जुलाई में निर्णय लिया गया था, 17 जुलाई के आसपास। उसके बाद 7 अगस्त को 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार और बॉयकॉट यानी जिसको कहते हैं यानी एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालिक बिहार, वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन से आपके दे सकते हैं, द इंडियन नेशनल है, द बिहार हेराल्ड है, द मिरर है, द हिंदू पेट्रियट है। तो इसका सही जवाब आपका आएगा द बिहार हेराल्ड है। ठीक है, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन है? द बिहार हेराल्ड है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था, यानी उनके प्रशासन किस तरह से पॉलिटिकल इशू चले और किस तरह से शासन करे, इसके मकसद से चलाया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने, ये कौन है? तो विलियम टेलर ने वो 1856 में एक उर्दू अखबार ए बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की थी। ठीक है, विलियम टेलर, और इसी ने जगदीशपुर के जो है विद्रोह को दबाने का काम भी किया था, अभी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो आपका रविदास का जगजीवन राम ने किया था। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, संत रविदास है, महात्मा गांधी, कर्पूरी ठाकुर, तो ये सारे नहीं, जगजीवन राम इसका सही जवाब है। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यता के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम यानी कि श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, यदि नील की खेती करने से छूट जाते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो उसको कौन सा देना पड़ता था? तवान देना पड़ता था। भट्टा जची या नजराना नहीं, बल्कि तवान देना पड़ता था। तवान क्या होता है? किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3 बटे, जिसको 3 कट्ठिया कहते थे, 3/20 हिस्सा, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उनको नील की खेती करना पड़ता था। पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों को द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। यानी तय दाम, मान लीजिए उसका दाम एक्चुअल में 1000 रुपया है, लेकिन उसको 50 रुपये में निपटा देते थे। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता था है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील की किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान यानी जो कर देते थे, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट दे दीजिए। ठीक है, आप नहीं करना चाहते तो तवान दे दीजिए, टैक्स एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है, इसी को कहते हैं टैक्स को। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशवचंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। याद रखिए, किसके प्रेरणा से? आचार्य केशवचंद्र के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में 2 साल बाद में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि चाहते थे, विधवा विवाह चाहते थे और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते थे। तो उसी समय से ये फाइटिंग शुरू हो गई। अभी भी सोच सकते हैं ये फाइटिंग अभी चलता जा रहा है। अभी भी पूरी तरह से महिलाओं को, वुमेन्स को वो अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। हालांकि अभी हर क्षेत्र में
कंधे से कंधे मिला करके मेन और वुमेन चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि सोच सकते हैं अगर पूरे इंडिया के, पूरे बिहार का, आपके परिवार का मान लीजिए आपका 10 सदस्य है और 5 मेन है और 5 फीमेल है, और वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, 50% लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो किस तरह से वो आपका घर चलेगा, किस तरह से आपका सरकार चलेगा, किस तरह से आपका देश चलेगा, किस तरह से आपका राज्य चलेगा। तो ये क्वेश्चन रहती है। अगर आपको दोनों सपोर्ट मिलता है, 10 के 10 सदस्य आपको सपोर्ट करते हैं, तो घर, परिवार या देश या समाज अच्छे से चल सकती है। कंधे से कंधे मिला करके ये सारी चीज़ें चल सकती है। इसका प्रोत्साहन अभी भी चालू है, और इसी कारण बिहार में 35% रिजर्वेशन हो या 50% रिजर्वेशन हो, आरक्षण मिलना महिलाओं को, ये सारी चीज़ें दर्शाती है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 की घटना है, बम्बई में। रानाडे का सामाजिक सुधार जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक समर्थतापूर्वक जारी रहा। चलिए नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने किया था, और या फिर आपके हैं बंकिम चटर्जी, राजा राम मोहन राय। इसके सबसे ज़्यादा जो प्रवर्तक थे विवेकानंद जी। अभी रिसेंटली आपके वर्तमान जो पीएम है यानी मोदी जी, वहाँ पर आपका ध्यान करके आया है कन्याकुमारी से, रॉक विवेकाम मेमोरियल करके आया है। रॉक मतलब कि ज्ञान की, जहाँ पर उसकी एक वृद्धि जहाँ पर अलग ही आता है। इस दे सकते स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या का साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से उनका जीवन काल रहा है। 63 से लेकर के 1902 तक मात्र 39 साल के उनके जीवन आयु रहा है। और इतने कम आयु में पूरे विख्यात यानी हिंदू को जो एक प्रतिभा, जो क्वेश्चन है आप दे सकते हैं, समझ सकते हैं पूरी चीज़ों को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी लास्ट खत्म होते होते नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सबसे प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विवेकानंद जी, याद रखिएगा। और आपके इनके ही जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं, क्या हम लोग मनाते हैं? तो युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस दिन मनाते हैं, जनवरी में ही है, किस दिन मनाते हैं। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म यानी न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। इसके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी में से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का आपका अपमान है। यानी अगर आपका पेट ही खाली है तो क्या आप राम नाम जपेंगे या क्या आप कुछ और भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा वहाँ पर संकट उस समय थी वो आपका निर्धनता यानी कि गरीबी थी। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वो एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आध्यात्मिक यानी कि आपका आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। चलिए किसने कहा था, ये क्वेश्चन आती है, ठीक है, विवेकानंद जी ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 134वां। व्याख्या के साथ मैंने आपको सारा चीज़ बताया और अपने प्रैक्टिकल के साथ। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो ये आपका है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अभी मैंने बताया था 97 में किया था।
1897 में किया था। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। आगे चल करके वे स्वामी विवेकानंद यानी 1893 से लेकर 1902 तक उनके जीवन आयु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन था। क्या है वेदांत दर्शन? मिशन मनुष्य की सेवा का ईश्वर की सेवा मानता है। यानी जो आपका मिशन रखना चाहिए जीवन में वो आपका लोगों की सेवा है। अगर आप लोगों की सेवा करते हैं, मनुष्यों की सेवा करते हैं तो आपका ईश्वर की सेवा मानते हैं, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है वो मानते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का वास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है 136 नंबर क्वेश्चन है, बहुत तेजी से करेंगे व्याख्या के साथ। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या स्थापित किया गया था? आर्य समाज। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। दयानंद सरस्वती। एक आर्य समाज आता है, एक ब्रह्म समाज आता है। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका मैंने आपको लास्ट क्लास में व्याख्या किया था, ट्रिपल आर के नाम से जानते हैं। आर 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 यह राजा मौली की कोई मूवी नहीं है बल्कि राजा राम मोहन राय है। 1828 में किया गया था। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। इसकी व्याख्या जानते हैं। दयानंद सरस्वती जिसका मूल नाम है मूलशंकर ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसका? आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य भावनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया, जो कि पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो इनका नारा दिया गया था। पुनः इन्हीं का दिया गया है। पुनः यानी दयानंद सरस्वती ने ही बोला था पुनः यानी वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर चलो। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुत देववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। जितना आप जो कर्मकांड देखने को मिलता है उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, यानी वेद में जो लिखा हुआ है, तथा उपनिषद काल तक के सीमित साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उनसे 1877 में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित कर दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा और तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी सहजानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892 से 93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा यानी कि पिछड़े का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद थे, उसका लेखराज थे, मुंशी राव प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना किया था। गुरुकुल की स्थापना इन्होंने किया। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में समर्थन कौन कर रहे थे? लाला लाजपत। ये क्वेश्चन आता है, यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम को लाला लाजपत ने समर्थन किया था और हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? तो ये ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। 1827 में इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 में देख सकते हैं 27, उसको उलट दीजिए 72 याद रखें।